So hello everyone, this side CA Pariti Kothari and on your huge request of CA final audit paper analysis, I am here with this video। इससे पहले मैंने FR पेपर एनालिसिस की वीडियो डाली थी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई है और उसी पे जो इतने आपके मल्टीपल कमेंट्स आए थे ऑडिट का पेपर एनालिसिस लाओ, तो आई एम हियर विद दिस वीडियो। लेकिन अगर मैंने आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल करी तो आपको दो चीजें मेक श्योर करनी है, आप इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी वीडियो में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स लगते हैं एंड साथ ही में आपके एग्जाम्स तक लाइक 1.5 डेज के बीच में भी 1.5 डेज की स्ट्रेटेजीज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको सीए फाइनल एग्जाम्स क्लियर करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब। ऑडिट का पेपर एनालिसिस अगर आप सिर्फ ऐसे बेयर देख लोगे ना कि पेपर एनालिसिस हमने एक्सेल फाइल देख ली, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपको लगेगा कि यार ऑडिट में तो कुछ ट्रेंड ही नहीं, हम कैसे इसका एनालिसिस करें। लेकिन फिर मेरी जरूरत ही क्या, अगर आपको ये सब काम खुद से करना पड़े तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फॉर श्योर हम कुछ न कुछ तो एनालिसिस कर ही लेंगे। तो आपको अपनी स्क्रीन पर अभी एक एनालिसिस दिख रहा है, मैं आपको इसमें सारी चीजें शेयर करूंगी। आपको कैसे पढ़ना है, ऑडिट से आपका जितना भी फियर है वो सब कुछ हट जाएगा क्योंकि आपको कुछ फोकस एरियाज मालूम पड़ जाएंगे। क्योंकि हमको पता ही है कि ऑडिट का सिलेबस इतना वास्ट है कि हम सब कुछ फॉर श्योर नहीं पढ़ सकते, तो वो सिलेक्टिव एरिया चूज करना बहुत वाइसली इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस एनालिसिस को फॉलो करा तो मैं कोई भी बात नहीं बोल रही हूँ, जो भी हम बातें करेंगे वो पास्ट ट्रेंड्स के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे और फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 6th क्वेश्चन तक आप सिर्फ बेयरली देखोगे कि ऊपर से, तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये चीज फिक्स्ड नहीं है कि कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आना है। तो हम वो वाला एनालिसिस नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन स्किप कर दो, ये कर दो, लेकिन फिर भी हम ये देख सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि हर अटेम्प्ट में आते हैं। कंफर्म्ड टॉपिक्स है कौन से? सबसे पहले ऑफ कोर्स प्रोफेशनल एथिक्स। अगर आप जनवरी का पेपर देखोगे आपको मालूम पड़ेगा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में एक पार्ट तो पी का है ही सही, तो पी का वेटेज बहुत ज्यादा है और पी के लिए आपको सिंपल काम करना है। पी का भी एक एनालिसिस क्या होता है, अगर उसमें 5 क्वेश्चन आ रहे सपोज, तो 2-3 क्वेश्चन क्लॉजेस के मिलेंगे। एक क्वेश्चन क्लॉजेस का जो आगे वाला पार्ट रहता है, थ्रेड्स हो गया, प्रिंसिपल्स हो गया, तो उसमें से आपको मिलेगा बहुत सारा पार्ट है, केवाईसी नॉर्म्स वगैरह। एक पार्ट आपको क्लॉसेस के बाद से मिलता है, काउंसिल डिसीजन, सीएसबी डिसीजन हो गए, उसके बाद चैप्टर्स वगैरह है, नौक्लार वाला पार्ट है, तो एक क्वेश्चन आपको वहां से मिलता है। तो 4-5 क्वेश्चंस में से ये उसका एनालिसिस होता है। तो ओवरऑल हमको सब कुछ कर जाना है। पी में कभी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिसाइड करने की गलती मत करना क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं और हर अटेम्प्ट में आते हैं। तो इसके और इसमें वो वाला ट्रेंड भी नहीं चलता है कि चलो अपन ने ये क्लॉसेस लास्ट टाइम आ गए तो ये वापस नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो एटलीस्ट पी के साथ आप कोई रिस्क मत लेना और पूरा करके जाना क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स किसी ने अच्छे से कर लिया। अगर आपको ऑडिट में सिर्फ क्लियर करना है 40-45 मार्क्स, प्रोफेशनल एथिक्स से आपका हाफ सपोर्ट कर देगा। सिर्फ पी और एमसीक्यूज ये करके आप क्लियर कर सकते हो। सोचो, तो प्रोफेशनल एथिक्स पे बहुत अच्छे से कमांड बनानी है। अगर अभी तक नहीं करा है तो प्रोफेशनल एथिक्स के विथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। और उसका फॉर्मेट कैसा होता है आंसर लिखने का, सबसे पहले आपको क्लॉज की जो स्टार्टिंग की 2-3 लाइन है वो लिखनी है। ऑफ कोर्स क्लॉज नंबर इतना रिलेवेंट नहीं होता है, बट वो जो स्टार्टिंग की 2-3 लाइन है जिसमें सारे कीवर्ड्स आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, आपको एनालिसिस लिखना है जिसमें आपको ओन वर्ड्स में लिखना है और केस से थोड़ा सा उसको कनेक्ट करना है और डिटेल्ड थोड़ा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, टू द पॉइंट कंक्लूजन। क्वेश्चन में पूछा है गिल्टी या नॉन गिल्टी वो लिखो, राइट है या रॉन्ग है वो लिखो, करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो लिखो। वर्ड स्पेसिफिक आपको कंक्लूजन देना होता है। ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है। अब हम सीधा वापस से टॉपिक पर आ जाते हैं। सेकंड कंफर्म्ड टॉपिक है हमारा इमर्जिंग एरियाज। लास्ट टाइम कैपिटल का क्वेश्चन आया था, उसके पहले पिलर से क्वेश्चन आया था। अब मैंने आपके लिए एक और शानदार काम करा है। जो कंफर्म्ड टॉपिक्स है हमारे और जो टॉपिक्स पहले आ चुके हैं, ऑडिट का क्या ट्रेंड चलता है कि जो टॉपिक्स पहले आ चुके हैं ना वो रिपीट नहीं होते हैं, तो आप एटलीस्ट उन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हो। तो अगर आप इस एनालिसिस के नीचे देखोगे तो आपको दिखेगा कि इमर्जिंग एरियाज में से पास्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आ चुके हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, तो एटलीस्ट आप उन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हो। कौन से टॉपिक्स आ चुके हैं? पिलर में सोशल पिलर आ चुका है, कैपिटल आ चुका है, कौन सा ह्यूमन कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, प्रिंसिपल 8 आ चुका है, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क वाला आ चुका है, प्रिंसिपल 1 आ चुका है। तो इसमें से बहुत कम चांसेस है कि वापस से क्वेश्चन फ्रेम होगा। इसके अलावा जो टॉपिक्स बच रहे हैं, जैसे अभी वो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्टिंग वाला है, बीआरएसआर की अश्योरेंस मेथोडोलॉजी, ये सब टॉपिक्स जो भी बच रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रिंसिपल 3, प्रिंसिपल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इनके अलावा आपको जो भी टॉपिक्स है वो सारे करने हैं। नेक्स्ट कंफर्म्ड टॉपिक है कारो। कारो में भी मैंने सेम कर रखा है, जो क्लॉजेस पहले आ चुके हैं वो लिख रखे हैं, तो आप इसको सिर्फ ऊपर से देख सकते हो। देन 700 सीरीज में से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है
700 सीरीज का लास्ट टाइम 705 का क्वेश्चन आया है, तो ऑब्वियसली 705 ऐसा है कि वो रिपीट भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पूरी 700 सीरीज अच्छे से कर लेनी है ताकि आपका एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म हो जाए। इस बार के लिए 700 सीरीज में से 701 बहुत इंपॉर्टेंट है, की ऑडिट मैटर वाला, और एक वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर थोड़ा सा स्पेशल फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट SQC1 और SA 220, इसमें से भी कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आना ही है। अब SQC1 SA 220 से भी जो पहले टॉपिक्स आ चुके हैं ना, वो मैंने 5 to 6 टॉपिक्स लिख रखे हैं, आप इनको स्किप करके इसके अलावा टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हो, आपके बहुत बहुत हेल्प मिल जाएगी इसमें। अब मैंने अभी तक कौन कौन से कंफर्म्ड टॉपिक्स बता दिया आपको, प्रोफेशनल एथिक्स, फिर SQC1 SA 220, कारो, इमर्जिंग एरियाज, SA 700 सीरीज और ऐसे 800, 805, ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 800 सीरीज में से भी अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि हर बार एक क्वेश्चन आता ही है। लास्ट 2 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट ऐसे 810 का क्वेश्चन पूछ रही है, तो इस बार के लिए ऐसे 800 और 805 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने मैंने कंफर्म्ड टॉपिक्स बताइए 6 टॉपिक्स हो गए टोटल, कौन सा 700 सीरीज, 800, 805, SQC1 SA 220, इमर्जिंग एरियाज, कार और प्रोफेशनल एथिक्स। अगर आपने इतना भी कर लिया, ये 40 प्लस के टॉपिक्स है जिसको सिर्फ क्लियर करना है, जिसको एकदम सिलेक्टिव करना है कि आप हमको बस बता दो, हमको कुछ भी जुगाड़ करके बस क्लियर करना है। आप इतने टॉपिक्स पर अच्छे से कमांड बना लो और MCQs के लिए कर लो, बाकी बस आपका क्लियर तो यहाँ पर ही हो जाएगा। अब जो ऐसे लोग है कि हमको थोड़ा सा एक एज पर जाना है, इतना हमको बाउंड्री पे नहीं रहना है क्योंकि हमको रिस्क नहीं लेनी है, तो मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बताती हूँ जिससे अश्योर्ड आपके 50, 55 प्लस आ सकते हैं, तो वो अब धीरे धीरे करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक, इन तीनों में से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, फिक्स्ड है। लास्ट टाइम कौन सा आया था क्वेश्चन, ड्यू डिलिजेंस का, ठीक है। इसके पहले कौन सा टॉपिक आया था, इन्वेस्टिगेशन, उसके पहले कौन सा आया था, फॉरेंसिक। अब ड्यू डिलिजेंस क्योंकि जनवरी एग्जाम में आ चुका है, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है ड्यू डिलिजेंस इस बार के लिए, तो बचता है फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में से भी अगर आप देखो तो फॉरेंसिक का ऑलरेडी ऑडिट एविडेंस वाला जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, फॉरेंसिक ऑलरेडी बहुत कम छोटा सा टॉपिक है, तो फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन ये दोनों आपको करना है। अब इंटरनल ऑडिट, PSC और ग्रुप, ये तीनों में से 2 टॉपिक्स में से क्वेश्चन आता है। इस अटेम्प्ट के लिए इंटरनल ऑडिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। PSU में से मैं आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ क्योंकि लास्ट से लास्ट टाइम प्रोप्राइटी ऑडिट ऑलरेडी आ चुका है, इसके बाद में जो कंप्लायंस ऑडिट है वो भी ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है इस बार के लिए May 26 अटेम्प्ट के लिए, परफॉर्मेंस ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में कुछ इश्यूज है वो, इसके अलावा C&AG वाला, तो ये 3 टॉपिक्स पर अच्छे से कमांड बना लेना अगर वो आप चैप्टर आपको टफ लगता है तो। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट में फॉलोअप वाला एक टॉपिक है, वो काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उसको एक बार अच्छे से देख लेना, देखना पूरा पर इन पर बहुत अच्छे से फोकस कर लेना। इसके अलावा ग्रुप ऑडिट भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये तीनों ही अच्छे से करना है। मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स PSU के बताया वो स्पेसिफिक होकर अच्छे से कर लेना। अब अगर हम स्पेशल स्टैंडर्ड्स की बात करें लाइक SRE, SAE और SRS, इन तीनों में से भी 2 टॉपिक्स कंफर्म्ड रहते हैं कि 2 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। अब इसका ट्रेंड कुछ ऐसा चल रहा है कि जो पिछली बार है लाइक जनवरी अटेम्प्ट में ऑलरेडी 3400 आ चुका है, SAE 3400, तो ऑब्वियसली वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन SRE भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पर 2400 के चांसेस कंपैरेटिवली इस बार कम है क्योंकि वो अभी आ चुका है जनवरी अटेम्प्ट में। तो इस बार के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर 2410 इंपॉर्टेंट है SRE, SAE में से 3402 वेरी इंपॉर्टेंट, 3420 भी इंपॉर्टेंट है और SRS पूरा इंपॉर्टेंट है। SRS तो छोटा भी है, तो आप इस हिसाब से इन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो और ये आपके एक एक लाइक मैं जो चैप्टर्स बता रही हूँ ना वो आप लिखते जाओ, ये सब ऐड हो रहे हैं। इवन मैंने ये कैटेगराइज कर रखे, तो इस फाइल में अगर आप नहीं भी कुछ नोट डाउन कर रहे हो तो नीचे मैंने कैटेगरीज बनाई हुई है, ABC कैटेगरी, तो आप डेफिनेटली सिर्फ उसको फॉलो करो। मैं जो भी बोल रही हूँ वो सब इसमें लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड्स की भी मैंने कैटेगरी बनाई हुई है, पर स्टैंडर्ड्स के लिए भी मैं आपको कुछ अलग से बात बताऊंगी, वो भी आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट कमिंग टू एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के NBFC और बैंक ऑडिट, इतने बड़े टॉपिक से इनका क्या करना आप ये बता दो। NBFC और बैंक ऑडिट में देखो होता है कि बैंक ऑडिट बहुत बड़ा टॉपिक है, आप ऑब्वियसली उसको लर्न नहीं कर सकते हो। खैर वो आता भी है एग्जाम में, बट वो 20 पेजेस का हम इतना सारा लर्न नहीं कर सकते, बट वो MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, एक MCQ पॉइंट्स वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, PDFs मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो टाइप करना CA फाइनल ऑडिट MCQ पॉइंट्स। उस MCQ पॉइंट्स में जो बैंक ऑडिट के MCQ पॉइंट्स है ना, सिर्फ उतने लर्न कर लेना अच्छे से और उसका प्रैक्टिकल पार्ट देख लेना बैंक ऑडिट का। सिर्फ ये 2 चीजें करना, बाकी कुछ भी मत करना, बाकी छोड़ देना ताकि आपका MCQ एटलीस्ट सिक्योर हो जाए।
देन कमिंग टू एनबीएफसी का क्या करना है। एनबीएफसी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनबीएफसी अभी जनवरी अटेम्प्ट में भी डिस्क्रिप्टिव में हमको नहीं दिखा है पेपर में, तो ऑब्वियसली आपको एनबीएफसी पूरा अच्छे से करके जाना है। अगर आप पास्ट ट्रेंड्स को नोटिस करोगे एनबीएफसी के, तो पिछले 2 बार एनबीएफसी आया था और दोनों बार आईसीआई ने एनबीएफसी का प्रैक्टिकल पार्ट ही पूछा है। तो आईसीआई का प्रैक्टिकल पार्ट बहुत फेवरेट है, बट आपको साथ में थ्योरी भी करनी है क्योंकि आईसीआई बिंग आईसीआई उसके भरोसे नहीं है। तो एनबीएफसी पूरा अच्छा से कर लेना। बैंक ऑडिट में मैंने आपको जितना सिलेक्टिव बताया वो कर लेना, और एनबीएफसी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब मैंने आपको जो भी चैप्टर्स बताया उसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे ड्यू डिलिजेंस का आया था कि स्टेप्स लिखो, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। पीएसयू का आया था प्रोप्राइटी ऑडिट के अपने को प्रिंसिपल्स लिखने थे, डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम। तो इस टाइप के जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये नंबर कवरिंग होते हैं, इधर नंबर अपने को नहीं छोड़ना है। तो वैसे ही इस बार के लिए इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक, पीएसयू, इंटरनल ऑडिट, ये सब डायरेक्ट टॉपिक्स है, तो यहाँ से आपको नंबर लूज नहीं करने। तो फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फिर छोड़ना क्या, आपने सभी तो बता दिया। नहीं, मैंने सब नहीं बताया। मैंने स्टैंडर्ड्स की तो बात ही नहीं करी अभी, इसके अलावा मैंने डिजिटल ऑडिट की बात नहीं करी। बैंक ऑडिट में मैंने सिलेक्टिव करने को बोला, ऐसे 810 हो गया, 3400 हो गया। रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट प्लानिंग, इनकी तो मैंने कुछ बात ही नहीं करी। तो ऑब्वियसली इसलिए बात नहीं करी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से भले ही क्वेश्चंस आते हैं, बट क्वेश्चन आना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको उस 1 मार्क एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क का क्वेश्चन आता है डिजिटल ऑडिट से, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है बैंक ऑडिट से, उसके लिए आपको कितना पढ़ना पड़ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो हर चीज स्ट्रेटेजिकली करनी पड़ेगी। अब वो 5 मार्क्स हमको कारो, इमर्जिंग एरिया, यहाँ से भी तो मिल रहा है छोटे छोटे चैप्टर्स करके। तो बेटर है ना कि आप उसी पर ग्रिप बनाओ। इसीलिए मैंने जो भी आपको बताया है वो चैप्टर्स आई होप आपने नोट डाउन करे। अगर नहीं करे तो आप ए और बी कैटेगरी सिंपली इसको फॉलो करो और आप डेफिनेटली सिर्फ इतना करके जाओगे, आपको 45, 50, इवन 55 तक में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जबकि मैंने स्टैंडर्ड्स की भी बात नहीं करी है। अब स्टैंडर्ड्स का एक्चुअल में क्या करना है, तो स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है 200 सीरीज से लेकर 600 सीरीज तक। क्यों? क्योंकि 700 सीरीज और एसक्यूसी 1 एंड ऐसे 220 ये तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स में कवर करवा दिया था कंफर्म्ड वाले में, और इवन जो स्पेशल स्टैंडर्ड्स है वो भी अपन चैप्टर्स में ही काउंट कर रहे हैं। पर 200 सीरीज से लेके 600 सीरीज तक काफी सारे स्टैंडर्ड्स है। मतलब मेरी बुक में 100 पेजेस थे उसके, आउट ऑफ 300 पेजेस, मतलब 1/3 पोर्शन। तो ये 1/3 पोर्शन का हमको क्या करना है? अगर आपके पास टाइम कम है, आपने इतना ग्रिप नहीं बना रखा ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, आप पूरे स्टैंडर्ड्स को डिस्क्रिप्टिव के लिए लाइक लर्न करना बिल्कुल स्किप कर दो। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ से मैक्स आपको, मैक्स बोल रही हूँ मैं, 4 क्वेश्चंस मिलते हैं 200 से लेकर 600 सीरीज तक। 4 क्वेश्चंस मैक्स, बहुत बार 2 क्वेश्चंस भी आए। टोटल पेपर में 19 क्वेश्चंस मिलेंगे। 19 में से अगर आप 4 क्वेश्चंस को स्किप भी करो, बैंक ऑडिट और डिजिटल ऑडिट भी अपन छोड़ रहे, राइट, कंफर्म, 6 क्वेश्चंस हो गए, स्टिल 13 क्वेश्चंस आपके हाथ में हैं और आप एमसीक्यूज भी कर सकते हो। तो आपका कैसे क्लियर नहीं होगा, राइट? और आप उसको ओन वर्ड्स में लिख दो। अगर आप इधर मेहनत भी करके जा रहे हो स्टैंडर्ड्स में, तो भी तो आपके कंफ्यूजिंग इतना आएंगे क्वेश्चंस, आपको नंबर मिलेगा ही नहीं। तो ये वो एरिया जो बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी में रखना। उसके बाद भी अगर आप सेफर साइड पर रहना चाहते हो तो स्टैंडर्ड्स में भी मैंने कुछ कैटेगरीज बना रखी है। तो आप एक कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स को पहले प्रायोरिटाइज करो, फिर टाइम मिले तो फिर भी, और सी तो छोड़ ही देना। छोड़ देने से मतलब है मेरा डिस्क्रिप्टिव के लिए छोड़ देना, एमसीक्यूज के लिए मत छोड़ना, क्योंकि एमसीक्यूज के लिए स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने जो भी एक एनालिसिस आपको बताया उस हिसाब से चलना। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जो ए कैटेगरी के चैप्टर्स है वो, फिर बी कैटेगरी के चैप्टर्स करने। उसके बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको स्टैंडर्ड्स में ए कैटेगरी के करना, फिर बी कैटेगरी के, और सी कैटेगरी की चीजें आपको बिल्कुल भी छोड़ ही देनी, करना ही नहीं है। सिर्फ रिविजन वीडियो देख के जाना है तो सिर्फ कंसेप्ट बुक कर लेना। और जो ए कैटेगरी के कंफर्म्ड टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में, इसके उसी 1 इमर्जिंग, कारो, ऐसे 800, 805, 700 सीरीज, प्रोफेशनल एथिक्स, इनकी मेक श्योर करना क्वेश्चन बैंक आप करो। प्रोफेशनल एथिक्स, इमर्जिंग एरियाज और कारो 700 सीरीज, इन सब में आपको क्वेश्चन बैंक के बिना आपसे क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, और ये कंफर्म्ड टॉपिक्स है। तो मेक श्योर करना कि आप क्वेश्चन बैंक के बिना एग्जाम में नहीं जा रहे हो। जो भी आप कर रहे हो ऑडिट में, आपको लर्न करना पड़ेगा। बिना लर्न करे सिर्फ अगर आप रिविजन वीडियोस देख के जा रहे हो, आपको टेम्पररी वो चीजें याद हो रही है बट आप नहीं कर पाओगे। आप बुक उठाओ, डायरेक्टली खुद करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद से लिखो, और फिर आप देखो मैजिक। ठीक है, तो मैं आपको इस लिस्ट में ही, आपको ये जो पीडीएफ है ना, ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको क्या क्या काम करके दे रखा है। कुछ टॉपिक्स जो भी पहले आ चुके हैं वो स्किप करना है, वो भी मैंने बता रखे हैं। इंपॉर्टेंट कैटेगराइज कर रखा है। साथ ही मैम अभी जो भी मैंने करा ना, इसका मैं कंक्लूजन, एक लिस्ट दे दूंगी आपको ऑडिट की, कि आप प्रिसाइसली बस इतना कर लो।
अगर किसी को डर है कि मेरे 45-50 भी मेरे नहीं आ रहे ऑडिट में भी, तो वो लिस्ट में एक एक मार्क करते जाना, उसको भी अगर आपने उस लिस्ट को कंप्लीट कर लिया, फॉर श्योर आप एग्जाम्स क्लियर कर लोगे। लेकिन आपको ऑडिट में जब भी कोई मैं बोल रही हूँ ये चैप्टर कर लो, कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं कि ये छोड़ना है, उसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं छोड़ना है, बस इतना सा मेक श्योर कर लेना, तो आपकी एकदम बढ़िया चल जाएगी एग्जाम्स। ठीक है, सो एग्जाम्स के बाद जरूर आना और मुझे बताना कि इस एनालिसिस ने आपकी कितनी हेल्प करी है पेपर में। और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई पेपर देना है, टेस्ट अपियर करना है, तो आप मेरी टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हो। और अगर ऑडिट में आपको बहुत एक्सट्रीमली दिक्कत आ रही है, तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया ना, उसका ऑडिट का ओरल टेस्ट चल रहा है, 3 डेज का भी और 5 डेज का भी। अभी टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना देख लो, एक 3 डेज का अगर आप ओरल टेस्ट दे देते हो, तो इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वो टेस्ट रहेगा और लास्ट में एक रिटन टेस्ट भी रहेगा। अगर जेन्युइनली आपको ऑडिट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप वो टेस्ट के लिए एनरोल करो, क्योंकि उससे एक प्रेशर आता है कि लर्न करना और सुनाना है, तो ऑब्वियसली आपको याद होगा। अगर कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी हम आपको सजेस्ट कर देंगे। सो अभी डेफिनेटली अपनी एग्जाम्स, अपना अटेम्प्ट अपने हाथ में अभी तक, उसको मिस नहीं करना है। जो भी करना पड़े इस अटेम्प्ट को क्लियर करने के लिए, वो सब काम हमको करना है, पर कैसे भी करके बस क्लियर करना है। ठीक है, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।